हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 1 बुक जो कि है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जो है ठीक है। तो चलिए हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करते हैं। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के घाटी यानी सिंधु नदी घाटी के जो है आसपास फैली हुई थी। यह इलाका उपजाऊ था जहाँ पर यहाँ के लोग आसानी से खेती किया करते थे और इस सभ्यता को अपनाकर वहीं रहने लगे। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो अगर बच्चों आप चाहते हैं इसे लिखना तो आप लिख भी सकते हैं, जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स तैयार होता चला जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के समय याद करने के लिए कोई ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह थी, सिंधु सभ्यता की लिपि सिंधु थी। इसको प्रथम बार 1925 ईस्वी में वेंडल ने पढ़ने का प्रयास किया था, परंतु अभी तक इस लिपि को जो है वह प्रमाणित रूप से कोई पढ़ नहीं सका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत लिखें। तो आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोत जो हैं वह निम्नलिखित हैं। पहला आवास, दूसरा मृदभांड जैसे कि मिट्टी के बने बर्तन, तीसरा हो जाएगा आभूषण यानी गहने, चौथा हो जाएगा औजार, पाँचवा हो जाएगा मोहरे, छठा हो जाएगा हमारा इमारतें और खुदाई से मिले सिक्के यानी कि पुरानी इमारतें और खुदाई में मिले जो पुराने समय के सिक्के थे वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तीसरा नंबर का आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ। चौथा नंबर क्या कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों को लिखें। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या हो सकते हैं? आंसर में है, हड़प्पा सभ्यता के कुछ स्थल जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान में कुछ स्थल, लेकिन बाकी स्थल जो है और बाकी जो स्थल है वह भारत में है। तो स्थल के कुछ इस प्रकार से नाम है। पहला है नागेश्वर जो कि गुजरात में है, दूसरा बालाकोट पाकिस्तान में, तीसरा चनहुद्रो पाकिस्तान में है, कोट दीजी भी पाकिस्तान में है, पांचवा है लोथर जो कि गुजरात में है, उसके बाद है कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, और सातवां है बनावली यानी बनवाली, वह कहाँ पर है? हरियाणा में है। तो यह हमारा हो गया कुल मिलाकर 7 स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा, पुरातत्वविद में संस्कृति शब्द का प्रयोग जो है वह पुरातत्वों के ऐसे समूह के लिए किया जाता है, यानी पुरातत्व यानी कि पुराने चीज़ों या पुराने व्यक्तियों के ऐसे समूह के लिए किया करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, जो किसी विशेष काल से यानी किसी एक विशेष काल से भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो ये हमारा हो गया पांचवा का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं छठे की तरफ। दुर्ग तथा निचला शहर में अंतर स्पष्ट करें। इसका आंसर हो जाएगा दुर्ग, ये कच्ची ईंटों की चबूतरों पर बनी होती थी। दुर्ग जो है ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी, जैसे कि राजमहल जो है कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी होती थी। ठीक है, दुर्ग के नहीं, यहाँ पर हो जाएगा को। दुर्ग को जो है दीवारों से चारों तरफ से घेरा गया था और साथ ही दुर्ग पर बनी संरचनाओं का जो प्रयोग है वह संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा निचला शहर। निचला शहर आवासीय शहरों के जो है भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता था, यानी आवासीय शहर जो रहने के लिए मतलब कि किसी भी व्यक्ति के रहने के लिए पर्याप्त थे उनको प्रस्तुत करता था। निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था, निचला शहर को भी दीवारों से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर भी बनाया गया था जो कि नींव का काम करते थे। किसका नींव का काम करते थे? तो दुर्ग जो है उसका नींव का काम करते थे। ये जो है बड़े बड़े राजाओं के घरों को कहा जाता है दुर्ग, जो कि ऊंचे स्थानों पर हुआ करते थे, और प्रजा के जो घर हुआ करते थे वो निचले शहर यानी कि नीचे स्थान पर हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से दोनों को अलग अलग रूप में डिफाइन यानी कि बांटा गया है, या उसी को राजा वाले क्षेत्र को दुर्ग और प्रजा वाले क्षेत्र को निचला शहर कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छठा का कुछ आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, गंधार कला की विशेषता लिखें। आंसर हो जाएगा, गंधार कला की जो है वह निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला हो जाएगा, गंधार कला उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, इस कला के तहत ही भारत के कई नगरों का जो है वह विकास हुआ था, गंधार कला के तरह।
तीसरा हो जाएगा गंधार कला को मूर्ति बनाने और भवनों के निर्माण में भी देखा जाता है। यानी कि गंधार कला एक ऐसी कला है जिसको कि मूर्ति बनाने, भवनों के निर्माण, इन सभी में प्रयोग किया जाता था गंधार कला को। यह एक ऐसी कला थी, ठीक है, जो कि इससे भारत के कई नगरों का विकास भी हुआ और भारत के कुल मिलाकर उत्तर भाग और दक्षिणी भाग का जो ये काफ़ी ज़्यादा फैला, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगर आप चाहते हैं इसे नोट करना तो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्रदान करेगा। जब आपके एग्ज़ाम के समय आएंगे नज़दीक, उससे मैं 1 या 2 महीने पहले मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, जिसे आप पढ़कर आगे आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 8वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, इतिवृत्त क्या है। इतिवृत्त क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मुगल काल में बाबर जहांगीर जैसे कुछ शासकों ने अपने काल का इतिहास जो है, अपने नए काल का जो इतिहास है, वह इतिहास दरबारी इतिहासकारों से लिखवाया। इस प्रकार के इतिहास को इतिवृत्त इतिहास कहा जाता है, जो कि उनके समय में अपने इतिहास का विख्यात रूप से वर्णन करना, यानी कि अपने काल का जो है वो पहले ही इतिहास लिखवा लेना एक प्रकार का इतिवृत्त इतिहास कहलाता है, जिसमें कि मुगल काल के बाबर जहांगीर भी ऐसा कार्य करते थे, जैसे कि उनके कुछ शासकों ने भी अपने काल में इसी प्रकार के कार्य किए, जैसे कि अपने दरबारी जो इतिहासकार थे उन इतिहासकार से अपने नए काल का, यानी कि अपने नए आने वाले समय का जो इतिहास लिखवाए, और उसी इतिहास को जो है इतिवृत्त इतिहास काल के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा हमारी कही गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन 837 से आप क्या समझते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में हड़प्पा सभ्यता को एक कब्रिस्तान मिला, जिसमें जो समाधि थी उसको ही आर या 837 या कार्बन 837 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा के मोहरे यानी मोहर जो थे, उन मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं। हड़प्पा के जो मोहर थे उन मोहरों के विषय में आप क्या जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, मोहरों से हड़प्पा संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर काफ़ी धर्म और पशु पक्षी और पेड़ पौधे एवं लिपि की जो है उपस्थिति जो है उसका उपस्थिति का पता लग गया। यह भी अनुमान लगाया गया है कि वहाँ लोग जो है पढ़े लिखे थे, जो अपना जीवन काफ़ी अच्छे ढंग से गुजारते थे। यानी कि इस पूरे क्वेश्चन के आंसर का कहने का अर्थ ये है कि मोहरों से हमें वहाँ उस समय की सांस्कृतिक साथ साथ विभिन्न पहलुओं की काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है मोहरों के द्वारा, और उस समय के मोहरों से हमें वहाँ उस समय के धर्म, उस समय के पशु पक्षी जो उस समय हुआ करते थे, यानी उस समय का कहने का मतलब यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता थी वो बहुत पुरानी सभ्यता थी, उस समय अलग प्रकार की शायद पशु पक्षियाँ हुआ करते थे या उनकी बनावटें अलग हुआ करती थी, जो कि शायद अभी के वर्तमान समय में उपलब्ध ना है। तो उसी को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अलग अलग धर्म के बारे में जानकारी उस मोहरों से हमें मिलती है, पशु पक्षियों की मिलती है जानकारी उस मोहरों के द्वारा, पेड़ पौधों की जानकारी मिलती है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जैसे कि जड़ी बूटी पेड़ पौधे या अनेक प्रकार के फल फूल देने वाले पेड़ पौधे, ठीक है, इन सभी की उपस्थिति पता चलती है। एवं लिपि की भी उपस्थिति जो है पता लगती है कि उस समय जो लोग हैं वह पढ़े लिखे भी हुआ करते थे, और जो उस समय का समाज था वो काफ़ी अच्छे ढंग से जो है अपने कार्य को या पूर्ण करता था, यानी पूरा करता था, ठीक है, यानी अपने जीवन को काफ़ी अच्छी तरह से व्यतीत करता था, यानी गुजारते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर का कहने का यह मतलब था, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर के विषय में लिखे। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर के बारे में आप पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, चलिए हम और आगे जानने का प्रयास करते हैं। मोहनजोदड़ो आंसर हो गया, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नान घर पर एक अद्भुत व्यवस्था थी, जहां व्यापारी लोग या पर्यटक स्थल पर आए लोग जो है स्नान किया करते थे, ठीक है। पुरुष और स्त्रियों के कपड़े बदलने के लिए अलग अलग रूम था, यानी कि अलग अलग एक विशेष कमरा था, जिसमें कि विशाल स्नानाघर का आकार जो है जिससे और साथ ही वहाँ पर यह भी हमें पता चलता है कि विशाल जो वहाँ का स्नान घर जो है, जिसे बाथरूम बोला जाता है अभी के समय में, जो स्नान घर जो है उसका जो आकार है वो 180 गुना लंबा था, साथ ही 8 फीट गहरा भी था या 8 फीट गहरा था, ठीक है। इसके चारों ओर बरामदे थे, यानी कि इस स्नानागार के जो चारों ओर थे वो बरामदे बने हुए थे।
गंदे पानी की निकासी यानी कि निकालने के लिए उसका जो प्रबंधन था वो अलग प्रबंधन था एक, और इसमें लोग जो है पूजा पाठ करने के बाद भी स्नान किया करते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में। स्नानागार, विशाल स्नान घर, यानी इसे स्नानागार भी हम कह सकते हैं, विशाल स्नानागार का एक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आंसर है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के द्वारा उपयोग किए गए वस्तुओं और ज्ञान की प्राप्ति होती है। वैसे ज्ञान को पुरातत्व कहा जाता है। यानी पुरातत्व का मतलब यह होता है कि पुरातत्व यानी कि पुरानी चीज़ों को हम पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, और पुरातत्व जो है वो पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई वस्तु के निकाले हुए सामग्रियों से जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उसे ही हम पुरातत्व बोलते हैं, और उसकी ज्ञान प्राप्ति के फलस्वरूप हमें जो है वैसे ज्ञान को हम प्रस्तुत करते हैं और व्यक्तियों के सामने, जिसे कि हम पुरातात्विक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा हो गया पुरातत्व से आप क्या समझते हैं इसका आंसर। ठीक है, ये VVI दिया गया है, लेकिन अभी आप VVI नहीं दीजिएगा, अभी आप रैंडमली क्वेश्चन आंसर लिखिएगा। ठीक है, जब आपके एग्ज़ाम आएंगे नज़दीक, जैसे कि 2024 में आने वाले एग्ज़ाम है। ठीक है, जो भी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर सेपरेटली बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उसे टिक आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कार्बन 14 यानी C14 पद्धति या कार्बन 14 विधि, कार्बन 14 पद्धति या कार्बन 14 विधि, जिसको कि C14 के नाम से भी हम जानते हैं, इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यह विधि यानी कि तिथि निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है। यानी कि यह जो विधि है, यह जो पद्धति है, वह तिथि निर्धारण यानी कि तिथि को बताने की, यानी कि कोई समय की वस्तु कितनी पुरानी है उस तिथि के निर्धारण करने की एक वैज्ञानिक विधि है, जिससे जिसका अर्थ होता है, यानी कि विधि है, अर्थात तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को ही कार्बन 14 यानी कि C14 विधि या पद्धति कहा जाता है। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 या कार्बन 14 के मात्रा के रूप में रहता है, लेकिन कार्बन 12 या उससे कम होने पर वस्तु जो है वह जीवित और स्थिर रहती है। कार्बन 12 या 14 रहने पर जो है वस्तु जो है वह स्थिर रहती है, किंतु यानी कि जो भी कार्बन 14 होने पर जो है वस्तुओं का लगातार नाश होता है। यानी कार्बन 12 रहने पर वस्तु जो स्थिर रहती है और जीवित रहती है, लेकिन जैसे ही कार्बन 14 होता है तो वस्तुओं का जो है लगातार नाश होने लगता है, यानी कि वो बर्बाद होने लगते हैं, उनकी लगातार क्षय होने लगती है, यानी कि वो वस्तु जो है नष्ट होने लगती है। ठीक है, अतः इस प्रक्रिया को जो है हम रेडियोधर्मिता के भी नाम से जानते हैं। तो कार्बन 14 पद्धति या कार्बन 14 विधि को हम रेडियोधर्मिता पद्धति के भी नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से भी कहीं आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का जो नोट्स है ये वाला हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अभी तो अच्छी तरह से वीडियो में पढ़ लें, लेकिन आप इसका एक सेपरेटली आप इसका PDF के थ्रू या फ़ोटो के थ्रू आप इसको अच्छे से लिख सकें, तो आप हमें मैसेज करिएगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में रखा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो हमें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा वासियों द्वारा उपयोग में किए गए सिंचाई के साधनों का वर्णन करें। यानी कि हड़प्पा वासियों के द्वारा जो उपयोग किए गए सिंचाई है, उन सिंचाई के जो साधन है, उन संसाधनों का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा वासी द्वारा उपयोग किए गए सिंचाई के साधन, यानी कि वो किस प्रकार से हड़प्पा वासी जो है सिंचाई किया करते थे अपनी खेती की या अपने फसलों की। ठीक है, तो इसका आंसर पहला नंबर इसमें टॉपिक है कि कुएं के द्वारा, दूसरा नहरों के द्वारा, तीसरा जलाशय के द्वारा। तो कुएं के द्वारा किस प्रकार से करते थे उसके बारे में जानते हैं। पहला, कुएं के द्वारा। अधिकतर हड़प्पा वासी जो है वह कृषि कार्य के लिए जो है वह कुएं द्वारा ही सिंचाई किया करते थे, मतलब कि अधिकतर जो हड़प्पा वासी थे जो कुएं के द्वारा ही सिंचाई किया करते थे। ठीक है, दूसरा है नहरों के द्वारा। तो कई प्रमाणों से यह पता चलता है कि हड़प्पा वासी जो है वो नहरों से भी सिंचाई किया करते थे। ठीक है, नहरों से भी सिंचाई किया करते थे। तीसरा, जलाशय के द्वारा। जलाशय किसे कहते हैं, तो हड़प्पा वासी जो है कृषि कार्य के लिए छोटे या बड़े स्थान जहाँ जल जो है एकत्रित हो जाते थे, उसे एकत्रित रहता था, उन जलाशयों का प्रयोग करते थे वह सिंचाई के लिए। यानी जलाशय उस जगह को कहा जाता है जहाँ पर एक छोटी या बड़ी मात्रा में जल जो एकत्रित हो जाता है, उसी को जो हम जलाशय कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन अब बाकी हैं, आपका ये वाला चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के नगर नियोजन की जो एक प्रमुख विशेषता है, यह यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो जल निकासी प्रणाली की जो विशेषता है उसके बारे में वर्णन करने के थ्रू हमें यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको बताने का यह प्रयास कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के जो नगर नियोजन की जो एक प्रमुख विशेषता थी वह यह थी कि वहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली, यानी कि वहाँ जो जल निकासी प्रणाली थी वह एक इतनी प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी, और वो उस समय थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता कब थी, आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी सभ्यता मानी जाती है। क्योंकि पुरातात्विक यानी कि वैज्ञानिकों के द्वारा यह हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो लगभग 2200 वर्ष पुरानी सभ्यता है। तो आप सोच सकते हैं कि 2200 वर्ष पुरानी सभ्यता को 1912 या 13 में शायद खोजा गया था, एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का प्रयास करूँगा। तो उस समय में इसे हमने खोजा था, लेकिन यह सभ्यता बहुत ही पुरानी सभ्यता थी। तो इससे आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2200 साल पहले जल निकासी प्रणाली थी। यानी कि अभी का जो समय है, यानी कि 2023 में जो चल रहा है, उस समय जो जल निकासी की प्रणाली नहीं है, जिस कारण से अनेक जगहों पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है लोगों को, या अन्य प्रकार की दिक्कतों का सामना पानी के थ्रू करना पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय की कैसी व्यवस्था रही होगी, जिस समय जल निकासी प्रणाली भी जो है काफ़ी बेहतर तरीके से की गई थी। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि उस समय की जो है प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। ठीक है, सिंधु घाटी सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिकी ढंग से नालियों का प्रबंधन करना जानते थे। यानी कि एक अच्छी तरह से नालियों को किस तरह से घरों से निकालकर रोड वाले नालों में जोड़ा जाए, जिससे वह पानी एक निश्चित जगह पर जाकर गिरे। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं थे और स्नान घर थे। यानी निजी कुएं और स्नान घर, यानी कि जिसे हम बाथरूम अभी के समय में बोलते हैं, वह थे। भवन के कमरों में अलग ही स्नान घर और शौचालय था, और इन सभी के नेक्स्ट बढ़ते हैं, इन सभी के पानी निकासी हेतु गलियों में नाली का प्रबंधन था। मतलब इन सभी के पानी निकासी हेतु नालियों का प्रबंधन एक विशेष रूप से बनाया गया था। यानी कि 2200 वर्ष पहले इस प्रकार की व्यवस्था थी। यह सोचना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि एक आश्चर्यजनक बात है, जो कि मैं आपको इस माध्यम से बता रहा हूँ। तो आप जो अभी सुन रहे हैं इस बातों को और यहाँ वीडियो तक रुके हैं, तो आप सभी को मैं ये तो बता सकता हूँ कि आप सभी का जो है पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में इसी प्रकार की रुचि अगर बनी रही तो आप किसी भी पढ़ाई को आसानी से कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल कंडीशन आपकी क्यों ना हो। ठीक है, तो मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर इस प्रकार की चीज़ों अगर आप जानना चाहते हैं तो अभी तो आप ये हमारा नोट्स जो है इस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो जाएगा। और बाकी का जो मैं बाकी के जो एक्स्ट्रा अब वीडियो मैं बनाऊंगा, तो अगर आप हमें कमेंट करते हैं कि नहीं सर आप हमें एक ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें कि आप चैप्टर 1 के पूरे समराइज रूप से आप हमें पढ़ाइए चैप्टर 1, और उसमें बताने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो के अनेक जगहों के बारे में। ठीक है, तो मैं आपके कहे अनुसार बनाने का वीडियो प्रयास करूँगा। ठीक है, तो 16 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार, अन्नागार किसे बोलते हैं? अन्नागार भोजन रखने के जो संग्रहालय होता है उसे हम अन्नागार बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार के विषय में लिखें। तो सार्वजनिक भवनों में स्तंभों वाला हल, यानी सार्वजनिक जो भवन थे उनमें स्तंभों वाला हल और अन्य संग्रहालय के जगह को जो है मोहनजोदड़ो का अन्नागार कहते हैं। अन्नागार में हवा जाने की विशेष व्यवस्था थी ताकि वहाँ के वस्तुओं को किसी प्रकार की क्षति न हो। यह अन्नागार की जो लंबाई है वह 42 से लेकर 72 मीटर तक थी, और साथ ही चौड़ाई जो थी वह 22.866 मीटर था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अन्नागार का लंबाई और चौड़ाई की बातें। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन था, 16 नंबर क्वेश्चन तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।